क्या होगा अगर हम सामाजिक न्याय की व्यवस्थाओं को उसी आलोचनात्मक नजर से देखें जिससे खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हर चीज को देखते थे। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। अम्बेडकर के ही विचारों का इस्तेमाल करके हमारे आज के सिस्टम को परखेंगे। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। हमारे कानूनों के मूल्यों के पुण्य मूल्यांकन के लिए हमेशा जगह होनी चाहिए। ये सुनने में शायद एक साधारण सा वाक्य लगे, लेकिन असल में यही एक विचार हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। अक्सर होता यह है कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर बहसें खत्म कर दी जाती हैं, मानो उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो। पर उनकी असली विरासत, उनकी सोच ठीक इसके उलट थी। वो एक तरीका था, एक विधि थी जो हमें हमेशा सवाल पूछने और चीज़ों को बार बार परखने के लिए कहती है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये आरक्षण के खिलाफ कोई तर्क नहीं है, नहीं। ये उस सोच के खिलाफ एक तर्क है जो न्याय को समय के साथ बदलने से रोकती है, उसे एक जगह पर स्थिर कर देती है। तो होता क्या है जब कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था अपना लचीलापन खो देती है और एकदम कठोर हो जाती है? खैर, इतिहास में हमें इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है, वर्ण व्यवस्था। आइए इसे एक संरचनात्मक चेतावनी के तौर पर देखते हैं। सोचकर देखिए, वर्ण व्यवस्था हमेशा से वैसी नहीं थी जैसी हम आज जानते हैं। शुरुआत में ये सिर्फ काम यानी ऑक्यूपेशन पर आधारित एक प्रणाली थी, लेकिन धीरे धीरे ये जन्म पर आधारित हो गई, जिससे लोगों के लिए अपनी स्थिति बदलना मुश्किल होता गया। और फिर आखिर में इसे कानून और धर्म का सहारा देकर एक ऐसी पक्की और कठोर व्यवस्था बना दिया गया जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो गया। हाँ, पर यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस उदाहरण का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम दो अलग अलग व्यवस्थाओं की नैतिक रूप से कोई तुलना कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चरल वार्निंग है, एक संरचनात्मक चेतावनी। ये हमें समझने में मदद करता है कि कोई भी सिस्टम, चाहे उसका इरादा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो वक्त के साथ खुद को नहीं बदलता तो वो कैसे कठोर और समस्याग्रस्त बन सकता है। तो चलिए, इतिहास के इस सबक को आज के दौर पर लागू करके देखते हैं और सवाल पूछते हैं कि क्या हमारी आज की आरक्षण प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जिसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? आरक्षण को ना एक छोटे पौधे की तरह लगाया गया था, जिसे कुछ समय के लिए सहारे की जरूरत थी ताकि वो जड़ें जमा सके। मतलब इसे एक टेम्पररी उपाय के तौर पर शुरू किया गया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये एक स्थायी पहचान बन चुका है, जिसका कोई तयशुदा एग्जिट पॉइंट यानी बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। तो सवाल उठता है कि इसका फिर से मूल्यांकन यानी रीइवैल्यूएशन क्यों नहीं हो पाता? इसके पीछे ना कुछ बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि ये कौन तय करेगा कि अब पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो चुका है? ऐसी कोई संस्था ही नहीं है। दूसरा, कोई भी राजनेता इसे बदलने या खत्म करने का राजनीतिक जोखिम क्यों उठाएगा? और तीसरा, जाहिर है किसी भी तरह के पुनर्मूल्यांकन को वो लोग अपने लिए खतरे के तौर पर देखते हैं जिन्हें व्यवस्था से फायदा हो रहा है। और बस यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर की अपनी ही एक चेतावनी बिल्कुल सटीक बैठती है कि जब किसी कानून को समय के साथ परखा नहीं जा सकता तो वो न्याय का एक नैतिक साधन नहीं रह जाता, बल्कि वो एक विरासत में मिले हक जैसा बन जाता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन अनचाहे नतीजों की, उन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की, जो तब पैदा होते हैं जब एक व्यवस्था तो स्थिर रहती है लेकिन समाज उसके चारों ओर बदलता रहता है। अब एक टर्म पर गौर करते हैं, प्रभुत्वशाली जातियां या डोमिनेंट कास्ट्स। ये कौन है? ये वो सामाजिक समूह हैं जो संख्या में, राजनीति में और आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं, और अपनी इसी ताकत की वजह से वो सरकारी फायदों का एक बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाते हैं। तो होता ये है कि ये शक्तिशाली समूह अपनी बेहतर शिक्षा और राजनीतिक नेटवर्क का इस्तेमाल करके आरक्षित कोटे के अंदर ही ज्यादातर अवसर ले लेते हैं, और इसका नतीजा, जो सबसे ज्यादा वंचित और जरूरतमंद उपजातियां हैं वो हाशिए पर ही रह जाती हैं, उन तक फायदा पहुंच ही नहीं पाता। चलिए अब एक और पहलू पर नजर डालते हैं, और ये थोड़ा गंभीर है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम एक बहुत ही जरूरी कानून है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इसके तहत सजा होने की दर यानी कन्विक्शन रेट लगातार कम रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं कानून की प्रक्रिया में ही तो कोई समस्या नहीं है।
ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी और कठिन सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब किसी कानून में गिरफ्तारी तुरंत हो, उससे जुड़ा सामाजिक कलंक बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आखिर में सज़ा मिलना बहुत ही दुर्लभ हो, तो क्या ये मुमकिन है कि सज़ा से पहले की जो प्रक्रिया है, वही अपने आप में एक सज़ा बन जाए? तो फिर अंबेडकर की असली विरासत को हम समझें कैसे? अगर हम उन्हें गंभीरता से लेना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि उनकी विरासत सिर्फ उनके बनाए कानून नहीं, बल्कि उनकी सोच का तरीका है। देखिए, ये एक बहुत ही गहरी, एक नैतिक बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार यानी हेरिडिटरी प्रिविलेज का तो विरोध किया ही, लेकिन साथ ही उन्होंने जन्म के आधार पर किसी को दोषी ठहराने यानी हेरिडिटरी गिल्ट को भी खारिज कर दिया। उनका अंतिम लक्ष्य तो एक ऐसा समाज बनाना था जहां किसी को किसी भी तरह के मुआवजे की जरूरत ही ना पड़े। तो सार ये है कि अंबेडकर की विरासत कोई नियमों की बंधी बंधाई किताब नहीं है। ये तो सोचने का एक तरीका है, एक मेथड है। और इस मेथड में 3 बातें सबसे जरूरी हैं। हर चीज का लगातार पुनर्मूल्यांकन, बिना डरे आलोचना करने का साहस और किसी भी सत्ता को पवित्र या सवालों से परे मानने से इनकार करना। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाती है, जो इस पूरी विवेचना का निचोड़ है कि न्यायपूर्ण बने रहने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि न्याय की व्यवस्था खुद हमेशा संशोधनीय बनी रहे? यानी टू रिमेन जस्ट मस्ट जस्टिस ऑलवेज रिमेन रिवाइजेबल?